मतलब ओपन सोर्स के बारे में है। तो इस वर्कशॉप का मोटिव है कि हम आपको बताएँ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं और कैसे हम एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स के बारे में, ठीक है? तो आज हम कवर करने वाले हैं कि क्या होते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, कैसे एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बना जा सकता है और क्या-क्या एडवांटेजेस होती हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बनने की। फिर बताने वाले हैं कि गिटहब के बारे में थोड़ा आपको आइडिया देंगे और जो उससे रिलेटेड छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे रेपोज़ क्या होती हैं, फॉर्क कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, पुल रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, वो सब आपको बताएँगे। उसके बाद हेक्टोबरफेस्ट के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। उसके बाद जीसॉक के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है? तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हम जानें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो open source software refers to the software whose source code is made available to the public, allowing anyone to view, use, modify and distribute it. बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, उस सोर्स कोड को कोई भी देख सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है? मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। अब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जब जो ऐसा सोर्स कोड होता है, उसमें अगर हम किसी भी टाइप का कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, जैसे हम उसमें कोई जो कोड अवेलेबल है, उसमें कोई नया फीचर ऐड करने के लिए कुछ कोड लिखेंगे या उसमें कुछ बग्स हैं, उनको फिक्स कर रहे हैं। किसी भी टाइप का अगर हम लोग उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कोडिंग रिलेटेड कंट्रीब्यूशन ही हो, नॉन कोड कंट्रीब्यूशंस भी होते हैं। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ओके? ये होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अब कुछ एग्जांपल्स ओपन सोर्स के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आ गया आपका मोज़िला फायरफॉक्स आ गया, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल हो गए, लिनक्स आपका हो गया, एंड्रॉयड हो गया, कुछ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं। तो वो आप लोग मुझे बताओ, मैंने उन लैंग्वेजेस के कुछ लोगो यहाँ पे आगे लगा रखे हैं, वो लोगो देख के आप मुझे बताओ कि वो किस लैंग्वेज का लोगो है, ओके? तो बताइए। पाइथन। पाइथन का है, रमन का है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट। निखिल वर्मा, रूबी। तो निखिल ने बता दिया पहले। जी? रूबी बताया निखिल वर्मा ने। ओके, ओके, नाइस, नाइस, करेक्ट। आप में से कोई इन दोनों लैंग्वेज की एप्लीकेशंस बता सकता है 1-2? पाइथन एआईएमएल और डेटा साइंस में यूज होता है वाइडली एंड ओके, नॉट श्योर अबाउट रूबी। ओके। ओके, पाइथन इज जनरल पर्पस, सही बोला। सपोर्ट एआई एंड एआई विजन का है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। कि आपको क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बनने से पहले, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको किसी भी एक लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी एक लैंग्वेज के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ कर लीजिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा कुछ भी, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आना चाहिए, जो आपके सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना होगा अभी। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है? और जब आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ोगे, तो उसमें इतनी सारी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती हैं कि आपकी तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्विंग की अगर स्किल्स अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। और एक और पॉइंट जो कि सबसे ज़रूरी है, वो है गिट और गिटहब आपको आना चाहिए। गिटहब के बारे में हम आपको अभी सेशन में आगे बताने वाले हैं और जो गिट है उसके लिए आपकी एक अलग से वर्कशॉप रखी जाएगी, जिसमें आपको पूरा गिट बताया जाएगा कैसे क्या होता है। तो ये हो गया कि आप कैसे एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बनने से पहले आपकी क्या-क्या तैयारी होनी चाहिए। जब आपने इतनी तैयारी कर ली, उसके बाद आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके कुछ तरीके हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप कोडिंग कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हो और नॉन कोड कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हो। तो पहले बात कर लेते हैं कोडिंग कंट्रीब्यूशंस की। तो कोडिंग में बेसिकली आप जो भी सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, अभी आपको गिटहब के बारे में बताएँगे अमन, तो उसमें रेपोज़ रहते हैं। बेसिकली रेपोज़ यानी फ़ोल्डर्स होते हैं, उसमें सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं। वो आप कोड वहाँ से उठाओ, ठीक है? अपने लोकल सिस्टम पे लेके आओ। उसमें फिर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो उस कोड में। जैसे आपको
कोई नया फीचर ऐड करना है तो आप उसका कोड लिख सकते हो, या फिर आपने कोड पढ़ा पूरा, आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है उसमें कि इसमें यहाँ गलती है, ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है या फिर इस चीज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसका आप कोड उसमें प्रोवाइड कर दो। तो ये हो गए आपके कोडिंग कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट पॉइंट भी वही है कि आपने वो कोड पढ़ा, आपको लगा कि उसमें कुछ बग है तो आप वो फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और वो जो फ़ोल्डर्स रहते हैं उसमें वो लोग नीचे प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे कि कुछ होता है कि इसमें ये वर्क्स हैं, आप ये फिक्स कर दो। तो जब आप वो फिक्स कर दो तो वो भी मतलब आपका कंट्रीब्यूशन ही हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कोडिंग कंट्रीब्यूशंस की। तो उसमें आपका आ गया डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, यूजर गाइड्स या फिर ट्यूटोरियल्स, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई नया यूजर है, वो उसको इजीली कैसे इंस्टॉल कर सकता है, आप इसका कोई उसको एक गाइड बना के दे सकते हो, ठीक है। और जो होता है मतलब जो उसका पर्पस होता है, उसके की फैक्ट फीचर्स वगैरह, वो सारे आप लिख के प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि जो नया यूजर है उसको आसानी हो यूज करने में सॉफ्टवेयर। सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन में आ गया। नेक्स्ट आता है यूजर सपोर्ट। यूजर सपोर्ट में कहता है जैसे आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उस सोर्स कोड पे काम कर रहे होंगे, तो उनको कुछ कुछ दिक्कत आ रही है, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उनके आंसर कर सकते हो, वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही मतलब माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ये कुछ तरीके हैं जिन तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ओपन सोर्स के बारे में बेसिक आइडिया, ओके। अब जब आप इतना सब कर रहे हो, मतलब आपने इतना एक वो सब तैयारी की, फिर आपने कंट्रीब्यूशन किया, इतनी मेहनत की, तो क्यों कर रहे हो? मतलब कुछ फायदे हैं उनके, कुछ फायदे भी तो होने चाहिए जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। तो कुछ एडवांटेजेस ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने की ये होती हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ओपन सोर्स में क्या है, एक वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उसमें एआई भी है, मशीन लर्निंग भी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको उसमें से अपने इंटरेस्ट की चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, ठीक है? बाकी आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप नई-नई चीज़ें सीखोगे तो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, और इनडायरेक्टली आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। मतलब आपने कुछ चीज़ सीखी, तो आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो ना। और जब आप अप्लाई करोगे तो मतलब आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, ठीक है? और जो भी आप सीखते हो चीज़ें नए-नए, जैसे फ्रेमवर्क सीख रहे हो या फिर स्किल सीख रहे हो, तो वो आप अपने रिज़्यूमे में भी डाल सकते हो। इससे आपका रिज़्यूमे भी स्ट्रांगली बिल्ड होता है, ठीक है? और वो मतलब आप जब भी जाओगे प्लेसमेंट वगैरह के लिए तो कंपनी देखेंगी कि आपने ये सीखा है, काम किया है, ठीक है? और आप एक कम्युनिटी के कॉन्टेक्ट में आते हो। जैसे आप मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हो बार-बार, तो आप एक लाइमलाइट में आते हो कि हाँ, ये बंदा है ना, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहाँ पे और भी कोई बंदा होगा जो आपसे बहुत आगे होगा, बहुत सही काम कर रहा होगा, मतलब कहीं पे अच्छे से प्लेस्ड होगा, तो वो अगर देखेगा कि ये इंसान बार-बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको रेफरल्स वगैरह मिल जाते हैं, जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। ये सारी इसकी एडवांटेजेस हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब बात करते हैं गिटहब के बारे में। तो गिटहब ओपन सोर्स में मेजर रोल प्ले करता है। गिटहब आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे मतलब आप एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो ज्यादातर गिटहब पे ही होते हैं, आप गिटहब से ही उठा के उन पे काम करते हो, ठीक है। तो जैसे आपका कोई एक कोड अवेलेबल है गिटहब पे, तो उस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना। कोई भी एक कोई फीचर बन रहा है तो उस पे बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं ना। तो मतलब क्या होता है कि कोई बैकएंड सँभाल रहा है, कोई फ्रंट एंड सँभाल रहा है, ऐसे करके बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो गिटहब उसमें हेल्प करता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे इतने सारे लोग आसानी से काम कर सकें। बाकी गिटहब के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको अमन बताएँगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, मैं मन करती हूँ। देखना हो रही है शेयर अब? अभी हाँ, अब हुई। ओके। चलो मैं अपना गिटहब, सबसे पहली बात जिसको अगर ओपन सोर्स करना है उसके पास गिटहब तो होना ही चाहिए, सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़। और उस पे अकाउंट बना लीजिए अपना, अभी आप सेकंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो,
तुम्हारे फायदेमंद है। जितना पहले बनाओगे तो बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा। मैं तो खोल के दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है उसके अंदर। क्लास में तो जैसे ही मेरी प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है, जैसे सोशल मीडिया पे लिखते हैं ना अपना नीचे, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये बाकी सब जो एनिमेशन दिख रहा है ये सब मैंने अपनी रीडमी फाइल में बनाया है। रीडमी फाइल मतलब वो फाइल होती है जिसमें हम अपने इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो मैंने उसमें अपना HTML कोड लिखा हुआ है ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे गिटहब के बारे में यहाँ पे डाल रखा है मैंने खुद, ये सब मैंने HTML में लिखा हुआ है। इसका आप कोड देखेंगे तो ये सब HTML है। और ये चार्ट होता है नीचे, इसमें दिखाता है कि आपने किस दिन कितना कंट्रीब्यूशन किया। देखो इसमें कुछ डब्बे ज़्यादा वाइट है और कुछ डार्क हैं। डार्क का मतलब उस दिन आपने कम किया है, वाइट का मतलब उस दिन ज़्यादा किया है। जैसे कि मैंने 30 अक्टूबर को 42 कंट्रीब्यूशन किए थे इस पे, और अगले दिन 2, फिर 2, 6, ऐसे करके आप ऐसे कंट्रीब्यूट करोगे तो आपके ग्रीन ग्रीन होगा। जैसे कि 2022 में मैंने, कोई आया है क्या उसमें, कृष्णा, तो ये 2022 का ये मेरा चार्ट है और ये मेरा 2023 का चार्ट है। तो आपको कंट्रीब्यूट करते ही रहना है क्योंकि आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहेगा ये आपके साथ। आप अपने रिज्यूमे में भी डालोगे यही चीज़, अपना गिटहब अकाउंट, हर रिज्यूमे में उसका गिटहब अकाउंट होना ज़रूरी होता है। जो तुम्हारा रेज्यूमे बनाओगे वो तो पेपर वाला होगा, तो जो तुम्हारी असली स्किल दिखाई देगी वो तुम्हारे गिटहब अकाउंट पे दिखाई देगी कि आपने कैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन लिखे हैं, कैसे लोगों से बात करी है उस पर। और यहाँ पे आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिखाई देंगे, आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि मैंने अभी दो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो वो अलग से हाईलाइट होकर दिखाता है। और ये नीचे चार्ट है, कितने कमिट्स मारे हैं, कितने पुल रिक्वेस्ट मारे हैं, कितने इशू करे हैं। कमिट्स मतलब सिंपली वो है जो आपने अपनी फाइल्स गिटहब पे अपलोड करी हैं, तो वो कमिट के अंदर काउंट होंगी। और पुल रिक्वेस्ट मतलब मेरा पुल रिक्वेस्ट 8% है। पुल रिक्वेस्ट मतलब कि हमने दूसरे दूसरे कोड में कितना चेंजेस करा है, तो फुल रिक्वेस्ट होगा। और इशू में मेरा 2% है। इशू मतलब कि किसी दूसरे का कोई कोड है, उसमें कोई इशू है पर वो आप ठीक नहीं कर सकते, पर आप करना चाहते हैं काम उस पर, तो आप उसको इशू के तौर पे ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको पुल रिक्वेस्ट और इशू सिखाता हूँ। और कोड रिव्यू मेरा 0 है। कोड रिव्यू मतलब जैसे कि कोई दूसरा आपके कोड पे कोई वो पुल रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो आप उसका पहले कोड रिव्यू करेंगे कैसा कोड है उसका, तो वो कोड रिव्यू वाले सेक्शन में चले जाएगा। और पीछे ये वही एक्टिविटी दिखाता है, मैं दिखाता हूँ। देखो रेपोजिटरीज होती, रेपोजिटरी मतलब सिंपल सी भाषा में फोल्डर ही होते हैं। जैसे आपने कोई डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर फाइल्स हैं, तो वैसे सिंपल ये वही है। ये मेरे सारे फोल्डर्स हैं, उसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं, बस। जैसे कि कोई खोल के दिखाता हूँ मैं, जैसे मेरा मेरा पोर्टफोलियो, ये माई पोर्टफोलियो करके मैंने इसे ओपन किया, तो इसके अंदर ये मेरी फाइल पड़ी हुई है। ये मैंने पूरा अपना वेब डेवलपमेंट से बनाया था। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ये इमेजेस वाला फोल्डर। हम इसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर भी डाल सकते हैं, पर जो मेन फोल्डर होता है उसको रेपोजिटरी कहेंगे। आपको किसी को अपना कोड शेयर करना है, तो आप सिंपली ये ऊपर वाला लिंक है, ये रेपोजिटरी की लिंक है, ये कॉपी करके भेज दे दीजिए, उसके बाद वो गिटहब का कोड चले जाएगा। अब यहाँ से अपने जो आपको अगर कोई मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, आपको उसे ऑनलाइन करना है, उसकी कोई वेब एड्रेस बनाना है, जैसे dream11.com, hotstar.com, तो आपको पहले से गिटहब पे जाके अपलोड करना है। और उसके दो तरीके हैं, आप शायद गिटहब के इनबिल्ट फीचर यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हो। इनबिल्ट में आपका गिटहब पेजेस आता है, आपका गिटहब पेजेस यहाँ सेटिंग्स में आएगा। बस आपको सिंपली अपना वेबसाइट का जो कोड हो सारा अपलोड करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है और पेजेस, यहाँ पेजेस पे जाके यहाँ देखो ब्रांच लिखा होगा, ब्रांच पे जाके आपको मेन कर देना है। यहाँ मेन ब्रांच, मेन ब्रांच मतलब आपने जो कोड अपलोड करा है आपका वही मेन ब्रांच होता है। जहाँ से पहले कोड आपका डलना स्टार्ट हुआ है वहीं से आपका मेन ब्रांच स्टार्ट हो जाता है, तो आपको मेन ब्रांच से अपलोड कर देना। तो आपकी यहाँ पे थोड़ी देर में एक लिंक बन के आएगी, यहाँ पे लिखी आएगी वो लिंक, तो आपकी वो लाइव लाइव एड्रेस है। पर मैं गिटहब का यूज़ नहीं करता, मैं थर्ड पार्टी का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है नेटलीफाई। तो अगर आप मेरा कोड देखेंगे, हाँ, तो ये मैंने अपनी नेटलीफाई का वो डाल रखा है लिंक। अगर किसी को नेटलीफाई से वो
डिप्लॉय करना सीखना है तो बता दे, किसी को सीखना है क्या? हाँ, वर्सल नेटलिफाई सेम काम करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर मैं नेटलिफाई यूज करता हूँ ज़्यादातर। और किसी को पूछना है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मेरा कोड है, मेरा कोड खोल के देखें, HTML खोल के देखा। नेटवर्क इशू है। सही है। जैसे कि मेरा कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये मेरा कोड है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो सिंपली कर सकते हो। आप बस सिंपली यहाँ पे या फिर ये इस पे क्लिक कर दो, एडिट दिस रॉ फाइल, या फिर आप पहले स्टेप में जाके यहाँ पे फॉक का ऑप्शन आता है, ऊपर दिखाता हूँ। ये रहा। ये तो मेरी रेपोजिटरी है, ऐसे मैं फॉक नहीं कर सकता, पर मेरी रेपोजिटरी दो लोगों ने फॉक कर रखा है। यहाँ दिखा रहा है कि आपकी रेपोजिटरी दो लोगों ने फॉक किया हुआ है, मतलब दो लोगों ने मेरे कोड को कॉपी किया है या फिर कुछ करा होगा इसके अंदर। और ये मेरी लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो और बढ़िया बना सकते हो, तो आप कर सकते हो। सिंपली फॉक करोगे तो ये कोड है सारा, ये आपके गिटहब अकाउंट पे चले जाएगा। आपको चेंजेस करोगे तो वो आपके गिटहब अकाउंट पे होगा, मेरे गिटहब अकाउंट पे नहीं होगा। समझे? दोनों में फर्क होता है। जैसे कि, और आपको अगर जो आपने जो चेंजेस करे हैं वो आपको मेरे गिटहब पे भी चेंजेस करने हैं उसके, तो आपको उसके लिए पुल रिक्वेस्ट करनी होती है। पुल रिक्वेस्ट मतलब आप दूसरे रिक्वेस्ट करोगे कि ये मैंने चेंजेस करे हैं, आप इसे अपने कोड में मर्ज कर लीजिए। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले किसी दूसरे का रेपोजिटरी खोल के दिखाता हूँ। इस पर पुल रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। किसी को आता है वैसे क्या पुल रिक्वेस्ट करना? आता है किसी को? खिल वर्मा को आता है। ये लगा ओपन सोर्स वाला है। चलो फिर मैं दिखाता हूँ करके। हाँ, तो तेरी आईडी का नाम क्या है रोनन? गिटहब पे? अच्छा, नहीं दिख रहा। अरे ये रहा नहीं।
तो जैसे ये इसकी प्रोफाइल है, मेरी क्लास का ही है, और मैं इसी को रेपोजिटरी पे चेंज करना चाहता हूँ। मान लो इसका एक पोर्टफोलियो है। हाँ, इसने तो मेरे से किया है फॉक, लेबर नीचे लिखा भी आ रहा है कि इसने यहाँ से फॉक किया है, मतलब मेरी प्रोफाइल से फॉक किया है। जैसे कि उसकी फ्रीलांस वेबसाइट है, इस पे जाऊँगा मैं, और इसमें पोर्टफोलियो नाम का फोल्डर है। और यहाँ से सारा कोड लिखा हुआ है। तो पहले तो उसकी मेन फाइल होगी index.html। ये इसकी index.html। मान लो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी। पहले तो यहाँ मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा, ये दिखाएगा फॉक करने के लिए। फॉक करना मतलब सिंपली कॉपी करना अपने गिटहब अकाउंट पे। जैसे मैं फॉक करूंगा, इसकी एक कॉपी मेरे गिटहब अकाउंट पे चली जाएगी। अब ये मेरे गिटहब अकाउंट पे हो रहा है, जो हो रहा है उसके गिटहब अकाउंट पे नहीं हो रहा है। ये मेरा गिटहब अकाउंट, मुझे कुछ भी चेंजेस करना है मैं कर दूंगा। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया और मैंने एक कमेंट लिख दिया इसमें, हेलो, ये हो गया कमेंट। मैं सिर्फ सिंपल से कमेंट लिख दिया, कमेंट कर दूंगा चेंजेस। ये चेंजेस सेव हो गए मेरे मेरे गिटहब अकाउंट पे। अब मुझे उसको गिटहब अकाउंट, अब मुझे उसे पुल रिक्वेस्ट करनी है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और नीचे लिखा भी आएगा आपने क्या चेंजेस करे हैं। दो ग्रीन लाइन का मतलब मैंने दो लाइंस में ऐड करी है। तो यहाँ पे रेड लाइन होती तो मतलब मैंने की डिलीट करी है उसकी कोड, पर मैंने तो सिर्फ ऐड करी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेरे रेपोजिटरी से इट्स रमन यादव फ्रीलांस वेबसाइट वाले से इसका एरो इस साइड है, मतलब कि इधर जाने वाला है, ये रमन वाली फ्रीलांस वेबसाइट पे जाने वाला है। ठीक है, हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, एक रिक्वेस्ट डालते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे अपना जो आपने कुछ चेंजेस करे हैं उसका आप हेडिंग डाल सकते हो, और नीचे कमेंट में लिख सकते हो मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है, आई मेड अ कमेंट इन योर रेपो, कमेंट, बस मैंने इतना लिख दिया, मैंने कर दिया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट। अभी मेरी पुल रिक्वेस्ट हो गया, उसके पास नोटिफिकेशन आई होगी कि मैंने पुल रिक्वेस्ट करी है। वो आके ये खोलेगा, उसके पेज पे लिखा आएगा ये सब कुछ। वो यहाँ से खुद देख सकता है कोड कमिट में कि मैंने क्या चेंजेस करे हैं उसकी फाइल में, चेक कर सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसने देखो, इसने ये वर्सल से डिप्लॉय किया था, वर्सल का लिखा है यहाँ पे। अगर इसने किसी और थर्ड पार्टी से किया होता तो उसका लिखा था, इसने वर्सल से डिप्लॉय किया। और ये फाइल चेंज की, मैंने फाइल में क्या चेंजेस कराए हैं, मैंने दो लाइन ऐड करी है हेलो लिख के कमेंट्स। और मान लो उसे अगर ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगता या फिर कुछ और भी चेंजेस करवाने होते हैं, तो नीचे कमेंट मार सकता है। कमेंट मार, तो मैं उसके लैपटॉप से कमेंट मार के दिखाता हूँ सिंपली। Hey, I made, hey, thank you। मैंने उससे कमेंट मारा, उसका कमेंट यहाँ पे आ जाए, मतलब यहाँ से आप एक तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो गिटहब पे यहाँ भी यहीं पे कॉन्वर्सेशन होता है। और जैसे कि वो कुछ भी हमें हमें बोल सकता है, कोई भी सजेशन दे सकता है कि मुझे ये नहीं ऐसा करना था, वो नहीं वैसा करना था, वो आराम से कर सकता है। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, उसका मैसेज आया हुआ अभी, तो उसने कमेंट मार दिया, हे थैंक यू। अब वो मर्ज कर सकता है, उसके पास एक यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आएगा कि आपको मर्ज करना है नहीं करना, और उसे अच्छा लगा तो उसने मर्ज कर लिया। और ये सिंबल लिखा हुआ है, ये ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये पुल रिक्वेस्ट अभी ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुई है, मतलब मर्ज नहीं हुई है, स्टेटस ओपन है इसका। और जैसे ही अपने लैपटॉप में मर्ज पुल रिक्वेस्ट करेगा, तो करके दिखाता हूँ उसके पास। मैंने उसके लैपटॉप से मर्ज कर ली, अब यहाँ पे ये ओपन से क्लोज हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखो यहाँ पे ये मर्ज हो गया, ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गया। और जो भी मैंने हेलो लिखा हुआ है, अब उसके कोड में भी चला गया होगा वो, दिखाता हूँ मैं।
2-3 तरीके हैं पुल रिक्वेस्ट करने के। ये तो गिटहब से डायरेक्टली कर लिया मैंने। आप गिटहब डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, गिट से भी कर सकते हो। सबसे सिंपल गिटहब की यहीं से होता है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको रिमोट जॉब्स में ही जाना है, ओपन सोर्स में ही जाना है, तो आपको गिट से जरूर सीखना चाहिए। गिट गिट कमांड लाइन में होता है, उसमें हमें कोड्स लिखने होते हैं। जैसे कि लिनक्स होता है ना, उसमें कोड लिखने होते हैं, वैसे ही आपको गिट में भी कोड लिखने होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसकी index.html फाइल इसने मर्ज कर लिया है, तो इसमें देखो चेंजेस हो गए, उसके कोड में चेंजेस हो गए। तो जो रिमोट जॉब्स वाली कंपनियां होती है वो ऐसे ही काम करती हैं। वो अपने एक रेपोजिटरी में डाल देंगी अपना सारा सोर्स कोड, और इसके अंदर प्राइवेसी के भी बहुत इश्यूज होते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी को बस एक ही फाइल एक्सेस करनी है, तो इसमें आप की भी बना सकते हैं, ऑथराइजेशन की होती है इसके अंदर। मतलब एक तरह से आपने अपने एम्प्लॉय को उसकी चाबी दे दी कि आप ये चाबी लो, इसमें डालना, आपको ये रेपोजिटरी मिल जाएगी, इसमें आप चेंजेस करना। ऐसी कंपनियों में काम होता है, रिमोट जॉब्स वाली। दिन भर आपको गिटहब पे ही काम करना होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी गिटहब अकाउंट बनाओ, कुछ ट्राई करो। अभी अगले महीने से हैक्टोबर फेस्ट भी आ रहा है, अभी बताएंगे उसके। अभी नेक्स्ट स्लाइड उसी की है शायद। उसमें आप कंट्रीब्यूट करोगे, ऐसी 4 पुल रिक्वेस्ट और मार लोगे, तो आपको कुछ मिल सकता है वहां से। जैसे कि वहां से टी शर्ट मिलती हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको बस 4 पुल रिक्वेस्ट मारनी है जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अभी कृति बताएंगे उसके बारे में। तो मेरा तो इतना ही था। पुल रिक्वेस्ट आ गया आपको, या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हम्म, तो, किसी को कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है। बाल किशन, तुझे कोई डाउट है? नहीं भैया, क्लियर है। ओके ओके, चलो कृति आगे बढ़ते हैं फिर। ओके ओके मैं हटाता हूँ अपनी स्क्रीन। ओके। हटा दी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अभी अभी तो नहीं, फिर हो रही क्या? ओके, एक सेकेंड। हाँ बोलिए अभी? बोलिए। हो गई हो गई। ओके ओके। तो नेक्स्ट है हेक्टोबर फेस्ट। ओके, हेक्टोबर फेस्ट एक इवेंट होता है जो हर साल अक्टूबर में कंडक्ट होता है। ये बस ओपन सोर्स को इनकरेज करने के लिए होता है। मतलब बेसिकली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनमें ओपन सोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए ये इवेंट होता है। क्या होता है इसमें, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्स वाई जेड। मतलब आप कोई भी हो, कोई किसी भी कोर्स से हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होता है, जो आपके मतलब जैसे अभी गिटहब पे चलाना सिखाया अमन ने, तो आप क्या करो, गिटहब पे जाओ, सर्च करो हेक्टोबर फेस्ट। आपको हेक्टोबर फेस्ट के टैग वाले कुछ रेपोज मिल जाएंगे, और आपको ऐसे कंट्रीब्यूट करके एटलीस्ट 4 आपको पुल रिक्वेस्ट करनी होती है, और वो आपको अप्रूव करवानी होती हैं। जो उस रेपो के जो भी मेंटेनर्स होते हैं या फिर ओनर्स होते हैं, उनसे वो आपको जो 4 पुल रिक्वेस्ट है वो अप्रूव करवानी होती है, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अक्टूबर फेस्ट में। जब वो आपकी अप्रूव हो जाती है तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब आप मतलब वो जो करने वाले हो, मतलब रेपो खोलोगे तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ओपन सोर्स में बताया था वैसे ही है। कोडिंग कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हो, नॉन कोड भी सेम। जैसे मैंने अभी बताया था कि आप जो भी कोड लिखा है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कोई कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकते हो, कुछ अगर उसमें बग्स हैं तो वो फिक्स कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स, यूजर गाइड्स, दैट्स, ठीक है, वही सारी चीजें हैं। तो वो सब आप कंट्रीब्यूट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जब आप अपनी पुल रिक्वेस्ट 4 अप्रूव करवा लेते हैं तो आपको ये स्वैग्स वगैरह मिलते हैं, मतलब टी शर्ट हो गया, स्टिकर्स हो गया एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। ओके, और अगर आपको अभी देखनी हो तो मतलब अमन आपको दिखा सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। हम्म, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी, रुको कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं अक्टूबर फेस्ट वाली।
स्क्रीन हटाना अपनी। ओके। तो ठीक है, बताता हूँ। तो बस गिटहब पे जाना है, सर्च करना है यहाँ पे हैक्टोबरफेस्ट। सर्च नहीं होता, हैक्टोबरफेस्ट। तो मैंने हैक्टोबरफेस्ट सर्च किया था, बहुत सारी इसमें ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे आ जाएंगे। तो जैसे ये एलाइस वंडरलैंड हर बार पार्टिसिपेट करती है हैक्टोबरफेस्ट में। और मुझे क्या पता है हैक्टोबरफेस्ट में, क्योंकि ये नीचे जो टैग्स लगा रखे हैं हैक्टोबरफेस्ट, हैक्टोबरफेस्ट, हैक्टोबरफेस्ट। तो आपको सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है जिसमें हैक्टोबरफेस्ट का टैग लगा हुआ है। जैसे कि ये है, ये 2023 वाली है, ये तो पार्टिसिपेट कर रही है इस साल, तो उसको आप ओपन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस नीचे लिखा भी होगा कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करना है। पीआर का मतलब वही सिंपल पुल रिक्वेस्ट होती है, और कंट्रीब्यूशन रूल्स लिखे होते हैं कैसे कंट्रीब्यूट करना है। आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कुछ कंट्रीब्यूट करने लायक है इसमें। कंट्रीब्यूटर लिस्ट और तो जैसे कि इस वाले लेबोरेटरी में बस तुम्हें अपना नाम और अपना यूजर नेम लिखना होता है गिटहब का, और सिंपली यहाँ से अपना फॉर्क करके एडिट करके अपना नाम और यूजर नेम लिख के बस पुल रिक्वेस्ट मार दीजिए। वो उसको अच्छा वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी पुल रिक्वेस्ट यही हो जाएगी। है ना सिंपल, जैसे बताया तभी हैक्टोर वो पुल रिक्वेस्ट करना, बस सिंपली आप ऐसे पुल रिक्वेस्ट करते हैं नहीं है। आप आपको बस 4 पुल रिक्वेस्ट करनी है। 4 पुल रिक्वेस्ट के बाद आपका हैक्टोर फेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोग्राम चलता है 1 महीने का, पूरे अक्टूबर भर चलेगा। मतलब आपको पूरे 1 महीने में बस 4 पुल रिक्वेस्ट करनी है। बस 4 पुल रिक्वेस्ट कर लोगे तो आपको सारे स्वैक्स मिल जाएंगे हैक्टोर फेस्ट की तरफ से। उनको आने में शायद 2-3 महीने लगता है, कि क्योंकि मैंने 2 साल कर रखा है, मेरे पास 2 साल से आ रहे हैं उनकी साइड से। तो यही होता है हैक्टोबर फेस्ट में। और किसी को भी पूछना हो तो पूछ सकता है। लग तो नहीं रहा। आगे चलें। आगे चलो। व्हाट इज द लिंक लिंक बाय पूछ द रहा वे? है। कौन सी लिंक? ओह, उसके वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है। ओके, सिंपली सर्च कर लो आप इंटरनेट पे हैक्टोबर फेस्ट, आ जाएगा। मैं देखूं सर्च करके देखता हूँ क्या आता है। सिंपल hacktoberfest.com है बस। आपको बस जाके यहाँ पे अपना गिटहब प्रोफाइल से और लिंक करना होता है बस अकाउंट को, बस हो गया। मैं मैसेज वाले में डाल देता हूँ ये link। हाँ, आपको गिटहब से ऑथराइजेशन कराना पड़ेगा उसको, तभी तो आपकी वो पुल रिक्वेस्ट को ट्रैक कर पाएगा। और कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। डन बना लिया। ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रति स्टार्ट। ओके। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ हाँ।
हेलो। ओके। हाँ हाँ। तो अब आगे जीसॉक। तो जीसॉक स्टैंड्स फॉर गूगल समर ऑफ कोड। ये एक एनुअल प्रोग्राम होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम जो गूगल कंडक्ट कराता है। ठीक है, ये भी ओपन सोर्स को एनकरेज करने के लिए होता है, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उनके बीच में। अब इसमें क्या होता है, जो गूगल रहता है ना, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करता है, ठीक है, कि आप लोग है ना उन ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, ठीक है। फिर वो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, वो हम स्टूडेंट्स को चूज करने होते हैं कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे, जो भी हमारे इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम वो प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं कि हम इस पे काम कर सकते हैं। फिर हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए प्रपोजल्स बनाने होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस को सेंड करने होते हैं। अब देखिए क्या होता है, पहले इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। ये 3 महीने का आपका मेंटरशिप प्रोग्राम होता है समर वेकेशंस में, ठीक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अराउंड मार्च फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है, बस आप एक स्टूडेंट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, ठीक है, और आपकी एज 18 और अबव होनी चाहिए, ठीक है। और आप जब ये मतलब पार्टिसिपेट सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको गूगल की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलता है, ऑन एन एवरेज अमेरिकन डॉलर्स 3000 अमेरिकन डॉलर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। और इसकी ये वेबसाइट है जो मैंने आप पे लिखी हुई है, ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी तो आप एक्सेस कर सकते हो और इस वेबसाइट पे जाके आप और डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। बाकी अब जीसो काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्रपोजल्स तैयार करने होते हैं। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन-कौन सा ऑर्गनाइजेशंस गूगल सेलेक्ट कर रहा है कि ये ऑर्गनाइजेशंस पार्टिसिपेट करने वाले हैं जीसॉक में। जब आप वो देख लेते हो फिर उनके आप प्रोजेक्ट्स देखो। फिर आप सिलेक्ट करो कि कौन-सा प्रोजेक्ट आपके इंटरेस्ट का है। अब आपने वो सब सिलेक्ट कर लिया, सारा कुछ देख लिया, उसके बाद आपको प्रपोजल बनाना होगा। अब प्रपोजल मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है, आपको वो प्रोजेक्ट देखना है, पूरा पढ़ना है, उसके बाद आप उसमें बताओगे प्रपोजल में कि आप कौन से मतलब पर वीक आपको बताना होता है कि आप इस वीक में इस प्रोजेक्ट में ये वाला चेंज करने वाले हो या फिर ये नई चीज़ ऐड करने वाले हो। ऐसे करके आपको पूरा 3 महीने का बताना होता है कि आप ये करने वाले हो हर वीक पे, ठीक है। ये आपने प्रपोजल भेजा, फिर वो ऑर्गनाइज़ेशन आपको सिलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो उसके ऊपर है। आप सिलेक्ट हो जाते हो अगर, तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। फिर वो मेंटर आपको पूरे 3 महीने गाइड करेगा। आप मतलब कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, मेंटर आपको प्रोवाइड करेगा। अब शुरू होता है आपका कोडिंग पीरियड। तो जैसा कि आपने प्रॉमिस किया अपने प्रपोजल में, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है और हर मंथ के एंड पे आपका काम चेक किया जाता है कि आप सही से काम कर रहे हो या आपका इंटरेस्ट हट गया है। जब वो आपका काम चेक हो जाता है, तो उसके बेसिस पे आपको हर महीने 1/3 स्टाइपेंड मिलता है गूगल की तरफ से। फिर जब आपका पूरा 3 महीने का कंप्लीट हो जाता है पीरियड, तो फिर लास्ट में आपको पूरा स्टाइपेंड मिलता है प्लस आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह-वगैरह मिलते हैं। ऐसे ही पूरा काम करता है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस लिखे हुए हैं जो ऑलमोस्ट हर बार ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, पाइथन सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है, लिनक्स फाउंडेशन हो गया, केडी, वर्डप्रेस, ये कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस के एग्ज़ाम्पल हैं जो ऑलमोस्ट हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इतना ही है, और बाकी वेबसाइट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अमन आपको दिखा सकते हैं। हाँ, किसी को डीप में पूछना है तो पूछ सकता है, जीसॉक के बारे में बता सकता हूँ मैं डीप में, किसी को इंटरेस्ट है। हाँ भैया, जी शॉक करना तो थोड़ा बता दो, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सिलेक्ट करें ओके, बताता हूँ। और लार्ज कोड बेस देख के थोड़ा सा ना कुछ समझ नहीं आता, तो कैसे फर्स्ट स्टेप लें, फर्स्ट पीआर मर्ज करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, समर। अब देखो, और तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको कुछ कम से कम एक डेवलपमेंट आना चाहिए, भले ही वो ऐप डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो या मशीन लर्निंग हो। मतलब आपको डीएसए से हट के भी कुछ आना चाहिए आपको, क्योंकि रिमोट जॉब्स में आपको डीएसए ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर डेवलपमेंट करवाया जाता है। तो आपको किसी में एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा, मतलब एक्सपर्ट भी नहीं, आपने जो कर रखा है, मतलब आपने सीएसएस भी कर रखा है ना, पर वो सीएसएस में आप एक्सपर्ट हो तो आपका आराम से हो सकता है।
जैसे कि आपको जो से ऊपर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन आती है इनको सिलेक्ट नहीं करनी है, सबसे ज्यादा कंपटीशन इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सबसे ज्यादा। ये सारी सबसे ज्यादा होता है। आपको मान लो वेब डेवलपमेंट आता है तो आप यहाँ पे वेब सर्च कर सकते हो, ये वेब वाली चीजें कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। आपने जैसे किया है डिजांगो पाइथन में यूज किया जाता है, तो इसमें बहुत सारा कंपटीशन है। इसमें कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन एवरेज 4 ले जाती है, 4-5 ले जाती है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो उनके पास 100-200 एप्लीकेशन जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उनमें से उनको 4-5 सेलेक्ट करने होते हैं। उसमें आपके कंपटीशन में आईआईटी वाले भी हैं, एनआईटी वाले भी हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सालों से ट्राई मार रहे हैं जी सॉफ्ट में जाने के लिए, वो भी होते हैं। तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेनी है जिसमें लगे कि आपको इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जैसे कि ये सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, समिटी उतनी बड़ी नहीं, समिटी में आप ट्राई कर सकते हो। मेरे एक दोस्त इसी में था, एक समिटी में है, एक द्रुपाल में है। जो मेरा दोस्त है वो द्रुपाल में जी सॉफ्ट में सिलेक्ट हुआ था पिछले साल ही, उसको सिर्फ HTML और CSS ही आती है। अब ऐसा मत सोचो कि तुम्हें फुल स्टैक करोगे तभी तुम कर सकते हो, पर HTML CSS से भी आप जा सकते हो। द्रुपाल में सिर्फ उसको CSS करता है सिर्फ द्रुपाल, HTML CSS से। हाँ सिर्फ HTML और CSS से, वो सिर्फ CSS लिखता है द्रुपाल पे। और द्रुपाल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी गिटअप पे वो नहीं है, गिटअप पे सब कुछ अपना सोर्स कोड डालते हैं ना, इसका गिटअप का नहीं है, इसके पास खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यह है क्या मीटिंग में इसका। हाँ तो द्रुपाल के पास खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उसी पे करवाता है, वो गिटअप पे नहीं करवाता। और 99% गिटअप पे ही करवाते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो नहीं करवाते, जैसे क्रोमियम है, ये भी गिटअप पे, डिजेंगो गिटअप पे। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो अभी कौन सा महीने चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो आप अक्टूबर में थोड़ा सीखो ओपन सोर्स के बारे में, थोड़ा टेक्नोलॉजी के वेब टेक्नोलॉजी सीख लो या फिर ऐप वाला सीख लो, कुछ भी सीख लो, कोई सा डेवलपमेंट सीख लो। तो सीखो अगले महीने, और फिर आपको क्या करना है, नवंबर के लास्ट तक आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेनी है। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो कि जो हर साल पार्टिसिपेट करती है, हर साल। जैसे ये ओपिया हर साल करती है, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत ट्राई मारा था, तो ये पिछले 7-8 साल से ट्राई कर रही है ओपिया, ये हमेशा आती है। और ये रूबी हो गया, ये पोस्ट स्क्वायर हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर लोग कंपटीशन भर के होता है। अ, तो मैं ऐसी लेनी इसमें कंपटीशन ना हो, जैसे कीविक्स है, कीविक्स में बहुत कम कंपटीशन था, इसमें ट्राई मार सकते हो। ऐसे तुम्हें छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेनी है, क्योंकि छोटी और बड़ी हो तुम्हें स्टाइपेंड सेम ही मिलने वाला है। स्टाइपेंड तुम्हें मिलता है प्रोजेक्ट बेस्ड पे, इसमें 2-3 तरह के प्रोजेक्ट निकलते हैं, एक स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब तुम स्मॉल करते हो तो 3 महीने का होगा, लार्ज करोगे 6 महीने का होगा। अगर 6 महीने में भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, वो तुम्हें 1 महीना एक्स्ट्रा देते हैं करने के लिए। अब जरूरी नहीं है तुम अपना 6 महीने तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पर अगर तुमने 70% भी कर लिया ना तो तुम्हें अप्रूव, अब तुम्हारा अप्रूव हो जाएगा, तुम्हें स्टाइपेंड मिल जाएगा, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कौन आ गया बस। तो तुम्हें ऐसे सेलेक्ट करना है, और जैसे मैं दिखाता था द्रुपाल है, मैं ऐसी अभी ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हाँ मैं इसमें से कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन को पिक आउट कर लो और लिख लो कहीं पे कि हाँ मैं इसी में करूँ। जैसे द्रुपाल है, द्रुपाल ने हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वो निकालती है आइडिया लिस्ट, कि वो किस पे काम करवाना चाह रहे हैं, कि आइडिया सबकी आइडिया लिस्ट होती है उनकी, और तुम जाके देख सकते हो उसके पेज पे। और देखो इसने डाल रखा है, दिखाता हूँ, 5-6 डालते हैं वैसे तो लोग, इसने ये एक दो। द्रुपाल हर साल आती है क्या भैया? हाँ ये द्रुपाल हर साल आती है। जैसे इसने 5 चीजें डाल रखी हैं। जैसे CSS वाला है, ये CSS मॉडर्नाइजेशन वाला है, मतलब जो इनकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उस पर आपको CSS से थोड़ा और उसको अच्छा बनाना है बस। जैसे कि इसका देखो दे रखा है कितना काम है, ये डिफिकल्ट, इंटरमीडिएट और डिफिकल्ट लेवल का है, आपको इसमें CSS यूज करनी होगी, इतने घंटे का प्रोजेक्ट है पूरा, टोटल मिला के प्रोजेक्ट है इतने घंटे का। इसके रिसोर्स हैं, इसके इश्यूज हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो जानबूझ के 3-4 इश्यूज को ओपन करके रखती हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड है ना वो उस इश्यूज पे काम कर सकें।
अगर आपने वो इशू पे काम कर रखा है और आपने जब फिर आप जो इसको प्रपोजल भेजोगे ना सिलेक्शन होने के लिए फरवरी में जब निकलेगा उसका फॉर्म, तो आप में जब प्रपोजल भेजोगे तो आप में मेंशन करोगे कि हाँ मैंने आपका ये वाला इशू सॉल्व किया था। उससे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। जैसे जॉब्स में रेफरल का सिस्टम होता है ना कि हाँ इसका रेफरल मिला हुआ है, वैसे ही आपको जीसॉक में इश्यूज का होता है कि आपने इसमें पहले 3-4 इश्यूज सॉल्व कर रखे हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं वो नवंबर दिसंबर से ही सब में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता होता है कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने वाला हूँ। वो उसके इश्यूज को जाके देखेंगे जो खोल रखे हैं उन्होंने जानबूझ के, उस पर काम करेंगे, सेटअप करेंगे, उनको पुल रिक्वेस्ट करेंगे। भले ही उनकी मर्ज ना हो, मर्ज होगी तो बहुत बढ़िया बात है, पर भले ही मर्ज ना हो पर उन्होंने कुछ काम किया है तो सामने वाले को दिखाई देगा कि हाँ ये काम करता हुआ आया, बहुत पहले से काम करता हुआ आया है, तो उनको लगेगा हाँ ये इंटरेस्टेड है, इसको रखना चाहिए। मैं मेरे दोस्त का प्रपोजल होगा दिखाता हूँ मैं तुम्हें। उसने मुझे अपना प्रपोजल भेजा था कि उसने भेजा था जिससे उसका सिलेक्शन हो गया था जीसॉक में। इसमें होना चाहिए, लैपटॉप में नहीं आ रहा, रुको फोन में चेक करो। लाइक एक डाउट था मेरा भैया, हाँ पूछो। जैसे ये हमें पहले असाइन करवाना पड़ता ना इशू अपने नाम पे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, हाँ इशू भी तो करवाना जैसे पड़ता है, जैसे बिना जैसे कि मान बिना लो कोई, असाइन के मैंने पीआर भेज दी उन्हें, तो हाँ किसी और ने मतलब किसी और ने भी सेंड कर दी पीआर, उन्होंने उसकी मर्ज कर दी, तो फिर ऐसे असाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए पहले चैट में वो जो नीचे होता है कमेंट्स में, या फिर मेरे को ऐसे ही स्टार्ट कर देना चाहिए काम करना? अगर लाइक देखो क्योंकि मैंने आपको एक कुछ दो बार आप बोल कुछ रखा है तो उनकी रिप्लाईज आते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं वो कमेंट्स। हाँ तुमने किसमें किया था, कोई प्रोग्राम में किया था या ऐसे एक ही किया था? सेकेंड, नहीं किया था इसमें, एक मिनट बता। ये उसमें 52 नॉर्थ में किया था मैंने, इसमें उनका कुछ रिप्लाई वगैरह 52 नॉर्थ में। अच्छा, हाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो ऑनलाइन नहीं रहती हैं, ज्यादातर नहीं रहती, मतलब एक्टिव नहीं रहती, मतलब वो खोल के देखते हैं, एक एक से बात खोल के देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता। जैसे कि ओपन सोर्स के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि एक गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड चलता है और सोशल समर ऑफ कोड चलता है। ये सब ओपन सोर्स को encourage करने के लिए ही होता है, भले ही तुम्हें इसमें कुछ पैसे वैसे ना मिले, स्टाइपेंड ना मिले, पर उससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है। तो मैं और जो जो भी तुम कंट्रीब्यूशन करोगे वो तुम्हारे गिटहब प्रोफाइल पे शो होगा, मतलब तुम्हारा रेज्यूमे बढ़िया बन रहा है। तो तुम्हें भले ही तुम अनपेड इंटर्नशिप तुम मत किया करो, जैसे कि लिंक्डइन पे मिल जाती है बहुत सारी कि हाँ ये फॉर्म भर दो आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, वो सब फालतू है, टाइम पास के लिए होता है। अगर तुम्हें पर अगर तुम्हें ओपन सोर्स से कुछ मिल रहा है, पर ओपन सोर्स तुम भले ही तुम्हें स्टाइपेंड ना मिले पर वो बहुत फायदा करता है, तुम्हें ओपन सोर्स करना चाहिए। इंटर्नशिप से पहले तुम्हें ओपन सोर्स करना चाहिए अनपेड वाली। अगर तुम्हें इंटर्नशिप पेड वाली मिल रही है तो बढ़िया बात है, अगर अनपेड इंटर्नशिप है तो उससे बढ़िया तुम ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो। और रही बात इशू की, हाँ तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ये वाला इशू दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें पहले चेक करना चाहिए कि वो इशू किसी और ने तो नहीं खोल रखा है, क्योंकि बहुत सारी बात होता है कि हाँ मैं एक इशू पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो डुप्लीकेट में डाल देते हैं वो, या फिर इग्नोर मार देते हैं। तो तुम्हें जो भी चेंजेस करने जा रहे हो तो एक बार इशू वाला सेक्शन चेंज चेक कर लिया करो कि हाँ कोई और तो काम नहीं कर रहा है इस वाले इशू पे, या फिर किसी और ने खोल रखा हो पहले से इशू जो तुम करने जा रहे हो, तो तुम उस पर कमेंट जाके मार सकते हो कि ये मुझे असाइन कर दो, ये मैं कर सकता हूँ। और सबसे बढ़िया तरीका है इशू अपने खुद को असाइन करने का कि तुम उसका एक प्रोटोटाइप उसको दिखा दो, प्रोटोटाइप मतलब जो तुम करने वाले हो उसका तुम कहीं से कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ विजुअलाइज करके दिखा दो। जैसे कि यहाँ पे देखो इसने लिखा है और कितने सारे लोगों ने कहा है सब मुझे साइन कर दो, मुझे साइन कर दो, मुझे साइन कर दो। अगर तुम यहाँ पे अपना कुछ अलग दिखना चाहते हो इनसे, तो तुम सिंपल सा स्क्रीनशॉट लगा सकते थे कि हाँ देखो मैं मेरे का काम करने के बाद आपकी वेबसाइट ऐसी हो जाएगी, तो उस पर उसका ज्यादा वो इम्प्रेशन पड़ेगा।
क्योंकि देखो बाकी सबने तो लिखा प्लीज असाइन टू मी, प्लीज असाइन टू मी, सबने तो सेम लिखा है, तो हमें क्या पता कौन सा बढ़िया काम करेगा। तो ऐसे तुम कर सकते हो। पर अगर किसी ने नया इशू नहीं खोल रखा तो अपना इशू खोल के कर सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो तुम्हें उसमें इशू ही खोलना चाहिए, पर अगर कोई उतनी बड़ी खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो तुम उसमें डायरेक्टली भी पुल रिक्वेस्ट मार सकते हो, पर तुम्हें उसमें डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना होगा कि हाँ मैंने ये हटाया है, क्यों हटाया है, इससे क्या होगा, सब कुछ डिटेल बताना पड़ेगा तुमसे। ठीक है। और हो सके तो उसको कमेंट में मेंशन मार दिया करो, @ करके उसका नाम लिखोगे ना तो उसमें मेंशन हो जाता है, तो उसके पास एक प्रॉपर मैसेज चले जाएगा कि इसने आपको मेंशन करा है यहाँ पर। तो ऐसे कर सकते हैं। और जीसॉक के बारे में कहाँ तक बता दिया था मैंने कि हाँ तुम इशू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो दिसंबर में। इसके फॉर्म खुलते हैं फरवरी में, पर तुम दिसंबर से ही ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारे जब तुम प्रपोजल सेंड करो उसे, तो उसमें तुम्हें दिखाई देगी हाँ ये बंदा काम करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही, इसको आता है कैसे क्या क्या चलता है, हो सकता है आराम से। ठीक है। और और क्या बता सकता हूँ मैं। जैसे कि तुम्हें कुछ पूछना है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये मेल लिस्ट भी निकालते हैं यहाँ पे, जो भी इनके मेंटोर बनने वाले हैं वो 4-5 लोग बनते हैं मेंटोर्स, उन सबका मेल होता है इसके अंदर, तुम उनको मैसेज कर सकते हो, वो सिंपली तुम्हें बता देंगे। उनको पैसे इसी बात की मिल जाएगी ताकि वो तुम्हें बताएं। तुम जो भी पूछोगे, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना तब भी तुम पूछोगे कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो बता देगा कि तुम्हें ऐसे करना होगा। ठीक है। क्योंकि ओपन सोर्स को एंकरेज करने के लिए, ना कि ये कोई हम काम करने जा रहे हैं, जॉब लगा रहे हैं, ये इसलिए कि बच्चे आगे सीखें ओपन सोर्स के बारे में, क्योंकि ओपन सोर्स इज द फ्यूचर। आगे आगे हम ओपन सोर्स ही करने वाले हैं, कुछ भी हो ओपन सोर्स ही चलेगा, घर बैठे बैठे काम होता रहेगा। और कुछ डाउट और। बोलो बोलो, किसी को डाउट। बालकिशन। नहीं ठीक है, चलो ठीक है। क्लियर है। ओके। तो बस मीटिंग में इतने ही थे, और था आगे करती। नहीं बस एंड पे ही था, मतलब लास्ट स्लाइड एंड वाली थी। चलो ठीक है, फिर मीटिंग रैप अप करते हैं। और किसी का अगर शुरू का मिस हो गया, बात का मिस हो गया, तो इसकी वीडियो डाल देता है यूट्यूब पर, तो वहां से देख सकता है। GDSC KCC ITM सर्च करो आ जाएगी, सारी वर्कशॉप की वीडियोस में डाल देते हैं जो रिकॉर्ड करी। और अगली बार से और अब। बाकी अगर कुछ भी नहीं आता है तो टेंशन मत लो, मैं भी अभी सीख रही हूँ, मुझे भी कुछ आता नहीं है, सीखो। और ये ओपन सोर्स में क्या होता है, जब भी आप जीसॉक वगैरह में पार्टिसिपेट करो तो आपको पहले से करना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और एकदम से पार्टिसिपेट करना चाहो, बहुत नेगेटिव चांसेस होते हैं आपके सिलेक्ट होने के। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो, फिर साथ में आगे हाँ, और ग्रुप में तो है ही, अभी ओपन सोर्स का ग्रुप भी बना देंगे उसमें, जो पार्टिसिपेट डाउट करें। हो क्या बोला, कुछ बोला है तुम्हें बालकिशन। हाँ मैं कहता जेएस के लिए कोई अच्छा सा रिसोर्स बता दो, काफी दिक्कत JS के लिए तो वही फेमस है उसका, आ रही कौन सा है। था, नमस्ते जावास्क्रिप्ट, क्या नाम था उसका, भूल गया मैं यूट्यूबर का। नमस्ते जावास्क्रिप्ट डालिए यूट्यूब पे आ जाएगा वो, जावास्क्रिप्ट के बेस ऊपर ही बनाता है सबसे बढ़िया। कौन सा? नमस्ते जावास्क्रिप्ट। ओके। के और प्रोजेक्ट बनाते रहो तो आराम से सीख जाओगे। नमस्ते जावास्क्रिप्ट। हाँ, अक्षय सैनी नाम है उसका, अक्षय सैनी। ये रोज एपिसोड निकालते रहता है, मतलब डिटेल बताता है पूरी जावास्क्रिप्ट की। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और किसी भी डाउट हो ग्रुप में आराम से पूछ सकता है कि ये कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे करे, हम सीनियर हैं, बताएंगे और